अक्सर मैं लीडरशिप पे बात करता हूँ, और जब मैं बात करता हूँ लीडरशिप पे तो मैं हमेशा बोलता हूँ दो बातें बहुत क्लियर होनी चाहिए। एक, हर फॉलोअर को ये लगना चाहिए कि तुम उन्हीं में से हो, यानी वो तुम्हारी तरह है पर तुम उनकी तरह नहीं। ओके। कई बार हम ये बताने के चक्कर में कि हमने क्या क्या हासिल किया लाइफ में, हम क्या बन गए, हम ये बताने की कोशिश करने लगते हैं कि हम उनसे बेहतर हैं, हम उनसे अलग हैं, और वो कभी भी चाहकर हमारी तरह नहीं बन सकते। मैं जब अपना एक्सपीरियंस, अपना नॉलेज लेकर क्लास में जाता हूँ तो मैं अपने स्टूडेंट्स को ये नहीं बताना चाहता कि देखो मुझे क्या क्या पता है, देखो मैं क्या क्या जानता हूँ, देखो मैंने लाइफ में क्या क्या अचीव किया। मैं उन्हें ये बताता हूँ देखो मैं क्या था, कुछ भी नहीं, और कुछ चीज़ें बदलने से देखो हर चीज़ बदल गई। तो तुम भी तो वही हो जो मैं था एक टाइम पे, फिगर आउट ही नहीं कर पा रहा था लाइफ में क्या करना है, समझ में नहीं आ रहा था मुझे मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो क्या तुम्हारे साथ भी प्रॉब्लम आती है? क्या तुम्हें भी कई बार ऐसा लगता है कि तुम लाइफ में फिगर आउट नहीं कर पा रहे हो तुम क्या करना चाह रहे हो? क्योंकि नॉर्मल है यार। अगर तुम्हें भी ऐसा लगता है कि तुम्हें अभी तक क्लियर नहीं है तुम्हें लाइफ में क्या करना हो, तुम 24-25 साल के हो गए हो, 26 साल के हो गए हो, तो इट्स नॉर्मल यार। कई बार मुझे भी महसूस होता है लाइक आई एम सो गुड एट ट्रेनिंग एंड आई एम सो गुड एट सो मेनी थिंग्स, बट कई बार मैं भी सोचता हूँ तो यार मुझे भी ये चीज़ तो लगती है कि लाइफ में क्या करूँ क्या ना करूँ। इससे हमें कई बार क्या लगता है कि अगर मैं ये बातें बता दूंगा, अपनी वल्नरेबिलिटी बता दूंगा सामने वाले को, या मैं बता दूंगा कि क्या चैलेंजेस दुनिया को होते हैं पर मुझे तो नहीं है, उससे मैं यही तो बताना चाह रहा हूँ कि फिर मैं समझूंगा भी नहीं। ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज है। एग्जैक्टली। तो हमें ये भी बताना है कि बीइंग अ टीचर वी आर नॉट परफेक्ट, वी आल्सो मेक मिस्टेक्स। तो इससे एक ईज रहता है रिलेशनशिप में। क्लास में एक नॉर्मल चीज़ें चलती रहती हैं, लाइक मुझे आज भी याद है मेरे एक मैथ्स के सर थे, बहुत अच्छे लगते थे मुझे, पास हो पाया तो उन्हीं की वजह से हो पाया। वो अक्सर मुझे बताते थे कि कैसे उनको क्लास 6 में सप्लीमेंट्री आई थी। ओके। और ये बात मुझे आज भी याद है, इसलिए याद है क्योंकि पहली बार कोई टीचर ने आकर अपना फेलियर डिस्कस किया था हमसे। अभी तक मैंने आपको क्या बताया, टीचर्स क्या बताते थे, हमारे तो 80% आए, हमारे तो 90, हाँ तो क्या कर लें हम। पर जब उसने बताया कि मैं फेल हुआ था, और मेरा अगला सवाल, मैंने सर आप 6 में सप्लीमेंट्री आई थी आपको, और सर उसके बाद भी आप टीचर बन गए? बोले हाँ मयंक, मैथ्स बहुत आसान है, बस उसे सही तरीके से समझना है। जब मैं फेल हुआ तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा समझने का तरीका गलत है, और मैंने उस तरीके को बदला तो मेरे नंबर आने लगे। तो तुम भी उस तरीके को क्यों नहीं बदलते? एंड सी, एकदम से फॉर अ मोमेंट आई रियलाइज्ड कि क्या इसका मतलब है कि मैं भी मैथ्स में अच्छा हो सकता हूँ। एंड आई स्टार्टेड पुटिंग एफर्ट्स। खैर फिर वो टीचर बन गए, फिर वही चीज़ें होने लग गई। पर बताने का तुक ये है कि कभी भी जब हम अपने फेलियर्स, अपनी वल्नरेबिलिटी या अपना डार्क साइड किसी से डिस्कस करते हैं तो उससे सामने वाले को भी अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने लाइफ के फेलियर्स डिस्कस करने के लिए। और एक टीचर होने का मतलब यही तो है कि लोग तुमसे खुलकर बात कर सके, डिस्कस कर सके, तुम्हें बता सके कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, ताकि फिर तुम उन्हें सुनो, समझो, और उन पे अपना जजमेंट पास करने के बजाय बोलो कि यार मयंक तेरे साथ भी दिक्कत है, पर ये सिर्फ तेरे साथ थोड़ी है यार। वो एक ब्रिज बन जाता है। Exactly. टीचर इज अ ब्रिज जो एक सॉल्यूशन और एक कंफ्यूजन के बीच का होता है। हाँ मतलब इसमें ब्रोकन ना हो। इसमें मैं एक बहुत बड़ी बात बोलता हूँ, मीडियम इज द मैसेज। इसमें एक बहुत बड़ी बात समझनी है। इसमें ऐसा नहीं होगा कि तुमने अपने आप को बदला नहीं और फिर तुमने एक बात बदल ली, कि तुम्हारा एटीट्यूड वही है, तुम्हारा अप्रोच वही है, पर अब तुम बोलने लग गए कोई बात नहीं। कोई बात नहीं तो तुम्हारी शक्ल से भी दिखना चाहिए, तुम्हारे कंडक्ट से भी दिखना चाहिए। बच्चा अपनी वल्नरेबिलिटी अगर तुम्हें बता रहा है और 3 दिन बाद तुमको एग्जाम्पल देने में उस बच्चे का मजाक उड़ा रहे हो, तो तुम इनडायरेक्टली उसे ही बोल रहे हो कि तुमसे ओपन अप ना हो। तो कोई भी एक चीज़ चेंज नहीं होगी, सब चेंज होगा। वरना कोई भी चीज़ चेंज हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कई बार टीचर्स मेरे साथ आके बोलते हैं सर आपने बोला था ऐसा मत करो ऐसा करो, हमने ऐसा किया पर वो तो सर बैकफायर कर गया। हाँ, क्योंकि तुमने अपना होना तो बदला ही नहीं। तुम अभी भी सोच तो यही रहे हो कि तुम सुपीरियर हो। तुम सुपीरियर हो ये बच्चा बताएगा, तुम नहीं बताओगे, और अगर तुम बताओगे तो बच्चा मना कर देगा, कुछ नहीं करते। भाई कई टीचर ऐसा बोलेंगे हम तो ऐसा नहीं करते पर हमें तो दिक्कत नहीं आती। हाँ तो तुम अभी तक खुशकिस्मत हो कि मेरे जैसा कोई स्टूडेंट तुम्हें अभी तक मिला नहीं। वरना क्या तुम मुझे ये बता रहे हो कि तुम मुझे नीचा दिखाकर मुझे सिखा दोगे? तुम मुझे पनिशमेंट देकर, तुम मुझे मार कर, तुम मुझे खड़ा कर कर, तुम मेरे हाथ खड़े कर कर, तुम मुझे क्लास से बाहर निकाल कर, तुम किस तरीके से मुझे हेल्प कर रहे हो सीखने में? तुम तो मेरा सीखने की जर्नी को और कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो।
तो डिफिकल्ट तो टीचर हो सकता है, स्टूडेंट डिफिकल्ट कैसे हो जाएगा? टीचर्स अक्सर ये बोलते हैं कि सर डिफिकल्ट स्टूडेंट्स को कैसे हैंडल करें। व्हाट डू यू मीन बाय डिफिकल्ट स्टूडेंट्स? डिफिकल्ट स्टूडेंट्स का मतलब वही हो गया कि तुम उसे समझ नहीं पा रहे, वरना वो दोस्त तो बना रहा है, वरना उसकी गर्लफ्रेंड तो है, वरना उसके घर पे माँ बाप भी हैं, वरना वही समाज में भी रहता है। और अगर इसके साथ ये वाली बात आ जाएगी कि नहीं उसके सर दोस्त भी अच्छे नहीं है, उसके घर पे भी सर उसके रिलेशंस खराब है, हाँ तो फिर उसको तुम्हारी और ज़रूरत है। यानी उसे सिर्फ तुम नहीं, बहुत सारे लोग नहीं समझ पा रहे। तो अब तो तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। अब उस क्लास को या उस बच्चे को ये बताने के बजाय कि वो डिफ़िकल्ट है, ये बताओ कि बेटा ये डिफ़िकल्टी इसलिए आई कि तुम अपने आप को क्लियर तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। मेरे साथ भी यही होता था शुरू में, मुझे भी बहुत सारे जो टीचर्स थे ना वो बहुत डिफ़िकल्ट बोलते थे, पर फिर एक सर आए और उन्होंने मेरे को समझने की कोशिश की। पर अगर तुम समझाओगे नहीं तो वो सर भी आकर क्या करेंगे? चलो अगर तुम्हें लगता है कि तुम बदलना चाहते हो तो चलो आई हेल्प यू, पर तुम्हें खुलना पड़ेगा बेटा। मैं हमेशा अपनी क्लास में जाकर एक बात बोलता हूँ कि तो गलती करो केंद्र है, क्या है? कई बार मैं कोई सवाल पूछता हूँ, बच्चे जवाब नहीं देते, तो मैं बोलता हूँ तो तुम्हें क्या लग रहा है मैं तुमसे सही जवाब मांग रहा हूँ? अगर तुमने सही जवाब दे दिया तो फिर तो मेरी जरूरत ही नहीं है। सही बात। मैं तुमने तो तुक्का मारना है, मैं ये बताऊंगा वो तुक्का कितना नजदीक है या कितना दूर है। मैं ये थोड़ी बोलूंगा गलत है। जैसे कई बार बच्चे से आपने सवाल पूछा और उसने गलत जवाब दे दिया, गलत जवाब है ये थोड़ी अच्छा ये सिखाया था कल मैंने। अरे तो दादा इसका मतलब ये नहीं है कि तूने कल ये नहीं सिखाया था, इसका मतलब है जो तूने कल सिखाया था वो बच्चे को समझ में नहीं आया। चेंज द अप्रोच। उसको डिमीन करने से या उसको लेस सुपीरियर बताने से, लेस ऑफ अ ह्यूमन बीइंग बताने से क्या होगा? तुम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। ये एक स्टेटमेंट होता है, ये स्टेटमेंट कैसे वर्क करेगा? चल यहाँ तक तो फिर भी समझ में आ जाता है कि तुम ये बोल रहे हो कि मैथ्स में तुम्हारा कुछ नहीं होगा। मैथ्स का टीचर अगर ये बोले कि मैथ्स में तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता तो गलत है, पर मैं बोलता हूँ चलो फिर भी यूँ समझ में आ रहा है कि वो अपने एक्सपर्टीज पे बात कर रहा है। पर जब एक टीचर यूँ बोल देता है तुम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, मुझे आज भी याद है, मेरे को मेरी मैम ने बोला था बेटा तुम्हारा लाइफ में कुछ नहीं होने वाला, लिख के ले लो। हम सब आई थिंक कनेक्ट करते हैं यहाँ पर। बिल्कुल करें। हम सभी ने कभी ना कभी ये सुना। हर टीचर को लगता है वो ब्रह्मा है। मैं तू डिसाइड कर लेगा मैं लाइफ में कुछ करूंगा या नहीं करूंगा। मैंने जस्ट बिकॉज मैं मैथ्स नहीं पढ़ पा रहा वो भी तेरे से, विल यू लुक एट इट दिस वे कि मैथ्स नहीं पढ़ सकता तो लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। मैंने अब तुम ये डिसाइड कर लोगे कि मेरी डेस्टिनी क्या है, अब तुम ये डिसाइड कर लोगे कि एज अ ह्यूमन बीइंग मैं क्या हूं जस्ट बिकॉज मैथ्स नहीं पढ़ पा रहा। अब उन बच्चों के साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं जो मेरी तरह थे, जो लड़ ली इस बात पे। उन बच्चों का क्या जो एग्रीएबल है, जो ये मान लेंगे कि हाँ यार शायद मैं लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा। उन्हें जिन्हें सपोर्ट नहीं मिला या जो सोच नहीं पाए। एग्जैक्टली। और फिर उन्हीं को प्रॉब्लम्स को फिर हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है जब हम इंटरव्यू की तैयारी कराते हैं। वो कॉन्फिडेंटली अपनी बात रख ही नहीं पाते क्योंकि जब उन्होंने 6 बार 7 बार 10 बार पास्ट में अपनी बात रखने की कोशिश की, दे डिड नॉट फील हर्ड। उन्हें ऐसा लगा ही नहीं कि कोई उनको सुनना चाहता है, कोई उन्हें समझना चाहता है, किसी ने उन्हें जानने की कोशिश की। तो उन्हें ये लगता है कि यार मेरा एचआर भी अगर मुझसे ये पूछेगा और मैं वो बताऊंगा जो मैं हूँ तो शायद मेरा एचआर मुझे रिजेक्ट कर देगा। यहाँ पर ही एक सवाल और जनरेट होता है कि जब आप फाइंड करते हैं कि कोई बच्चा एक एज लेवल के आगे निकल चुका है या एक स्टैंडर्ड के आगे निकल चुका है और उसे बेसिक नहीं पता, कैसे फिर उसे मत सिखाओ बेसिक। पहले उसे बेसिक नहीं सिखाना है। जैसे अभी मैं कुछ स्टूडेंट्स के साथ वर्क कर रहा हूँ, अभी करंट प्रोजेक्ट है मेरा, उसमें मैं थोड़े अंडर प्रिविलेज बच्चों के साथ काम कर रहा हूँ। उन्हें इंग्लिश नहीं आती तो मैं उन्हें सिर्फ इंग्लिश के वो सेंटेंसेस सिखा रहा हूँ जो उन्हें बोलने की ज़रूरत है। ओके। मैं आज तक नहीं समझ पाया मेरी हिंदी बोलने में संज्ञा का, सर्वनाम का, विशेषण का क्या महत्व है। मेरे को हिंदी के कौन से मुहावरे याद हैं, पर यूं याद थोड़ी है कि हिंदी के मुहावरे सुनाओ तो मैं भी 4 सुनाने लग जाऊंगा। मैं आपसे पूछूं चलो हिंदी के 4 मुहावरे सुनाओ, हमारी बातचीत में निकल जाएंगे वो, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं पढ़े ना किसी के मुंह से सुने। अब हिंदी जब हमने सीखी तो जब मैंने हिंदी सीखी तो मेरे पापा मेरी मम्मी से हिंदी में बात करते थे, मेरे दादाजी मेरे घर वालों से हिंदी में बात करते थे, मेरी बुआ, मेरी चाची, मेरी मौसी सब हिंदी में बात करते थे, बाहर निकलता था मेरे दोस्त हिंदी में बात करते थे। तो मुझे हिंदी मैंने पहले सुनी या मैंने पहले सीखी? पहले सुनी फिर बोली। हम पानी को मम बोलते थे तो हमें किसी ने उस समय तो करेक्ट नहीं किया, पर बच्चा जैसे इंग्लिश बोलने की कोशिश करेगा और पहली मिस्टेक करेगा, नो 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 नो, यहाँ पे डू नहीं लगेगा, यहाँ पे डज लगेगा। अरे तो तू 10,000 तरीके मेरे को ये बता के कि इंग्लिश कैसे नहीं बोली जाती फिर तू बोलेगा बोलो। अरे लेट मी से। कई बार कंफ्यूज हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, कॉन्फिडेंस टूट जाएगा उसका। कंफ्यूज तो वो यूं होगा कि चल क्या करना है क्या नहीं करना है, वो तो गिव अप कर देगा। वो बोलेगा यार इतनी डिफिकल्ट है तो मेरे को बोलना ही नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ पहले जो व्यक्ति बोल नहीं रहा
वो बोले, गलत बोले सही बोले ये बहुत बात की बात है, जो बोल ही नहीं रहा वो सही कैसे बोलेगा? वो तो बोलेगा, ये अचीवमेंट है। मेरी क्लास में तो जब कोई बच्चा बोलने की कोशिश करता है तो मैं खड़े होकर तालियां बजाने लगता हूँ, और जब कोई अच्छा बोलता है तो भी खड़े होकर तालियां बजाता हूँ। हाँ, अभी एक बैच में किसी बच्चे ने खड़ा होकर मेरे से बोले सर वो बच्चे ने इतना अच्छा प्रिपरेशन किया, रात भर प्रिपरेशन किया और इतनी अच्छी 5 मिनट की स्पीच दी, आपने उसे स्टैंडिंग ओवेशन दिया, और वो बच्चा सर जो 4 सेंटेंस बोल के बैठ गया, ढंग से अपनी बात भी नहीं रख पाया, आपने उसके लिए भी स्टैंडिंग ओवेशन दे दिया, ये बात तो गलत है सर। मैंने पहली बात तो मैंने बोला यार आपका नाम? बोले सर सुधीर। मैंने यार सुधीर, पहली बात तो आपका कॉन्फिडेंस मानना पड़ेगा, आप मुझे मेरी क्लास में खड़े होकर क्वेश्चन कर रहे हो। मैंने यही एटीट्यूड लाइफ में रखना है यार मेरे दोस्त। पहली बात, इस बात को मैंने अच्छे से समझ लिया, प्लेस कर दिया। अब उस पर मैं आया वापस, मैंने अपना वाइट बोर्ड मार्कर लिया और मैंने वहाँ पर बताया, मैंने बोला ये देखो, इस बच्चे को मैंने इसके रिजल्ट्स के लिए अप्रिशिएट किया। किसके लिए? रिजल्ट्स के लिए। मैंने इस बच्चे को अप्रिशिएट किया कि इसने रात भर प्रेजेंटेशन बनाई, इसने कम्युनिकेशन का ध्यान रखा, इसने बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखा, इसने उन 25 एलिमेंट्स का ध्यान रखा जिसकी वजह से एक स्पीच सुंदर बनती है और लोग उसे सुनते हैं। पर ये बच्चा जिसने आज तक खड़े होकर स्टेज पे कभी नहीं बोला, जो 4 लोगों के सामने अपनी बात नहीं रख पाता, 40 लोगों के सामने स्टेज पर आया, मैंने इसके एफर्ट्स को अप्रिशिएट किया है। तो अब बच्चे भी फिर मेरी तरफ बोलते हैं हाँ। अब उन्हें समझ में आया कि एप्रिसिएशन सिर्फ बेहतरीन चीज़ों के ऊपर नहीं होता, एप्रिसिएशन हर छोटी छोटी चीज़ों पर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जेन्युइनली अप्रिशिएट करने की बात हो रही है। यहाँ पर हम किसी की चाटने की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर हम बटन की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर मैं बच्चे को ये नहीं बताना चाह रहा तूने बहुत अच्छा बोला, मैंने ये ताली बजाई, मैंने आपने सुना नहीं ध्यान से सुधीर, मैंने एक बच्चे के लिए जब ताली बजाई तो खड़े होकर बोला मैंने यार क्या कोशिश की है बंदे ने, यार क्या एफर्ट्स लगाए, मतलब मान गया तुमको मैं। और दूसरे से मैंने बोला यार क्या बोला है तुमने, क्या बात की है तुमने, यार तुमने जिस बॉडी लैंग्वेज को शो किया मैंने मतलब मान गया तुमको। तो ये अंतर जब हम समझ जाएंगे तो हम वैसे भी क्लास में डिस्क्रिमिनेशन कम कर देंगे। कई बार लोग बोलते हैं सर वीक बच्चे के क्या करना है और स्ट्रॉन्ग बच्चे तो उनका क्या करना है। मैंने दोनों का सेम ही करना है। मैंने क्या करोगे, मतलब क्या इनको खत्म कर दे, क्या करेंगे, ये क्लास से निकाल दें? मैंने ये कौन सी सवाल है? तो बोले सर फिर वीक बच्चे को भी, सर एवरेज बच्चे को भी और स्ट्रॉन्ग बच्चे को भी क्लास में डील करना है तो क्या करना है? मैंने समझो, मैंने सबसे पहले समझो टीचर होता कौन है। बोले सर कौन होता है? मैंने टीचर होता है चाय बनाने वाला। कौन होता है? चाय बनाने। आपको एक पतीली मिली है और उसको आपको पूरी की पूरी जो पतीली है उसको भर के आपको चाय बनानी है, पर इसी में से 4 लोग ऐसे हैं जिनको शुगर है, वो बिना शक्कर की चाय पियेंगे। तो इसी पतीली में से आपको 2 चाय कौन सी निकालनी है? बिना शुगर की। फिर इसमें से 2 लोग ऐसे मिलेंगे जिन्हें ज़्यादा मीठी चाय चाहिए, फिर वो लोग मिलेंगे जिन्हें दूध कम रखना है, फिर वो लोग मिलेंगे जिन्हें दूध ज़्यादा रखना है, फिर वो लोग मिलेंगे जिनको अदरक डालनी है। यानी यही पतीली तुम्हारी क्लास है और ये जो डिमांड है तुम्हारे पास ये तुम्हारे स्टूडेंट्स हैं। तुम्हें ये नहीं करना है कि सर मैं पहले 1 कप चाय बना लेता हूँ इनके लिए, फिर मैं 2 कप चाय बना लूंगा इनके लिए, कोई खड़ा नहीं रहेगा तुम्हारे लिए। बिल्कुल। तो तुम्हें इस बात को समझना है कि कब शक्कर डालनी है, कब शक्कर नहीं डालनी, कब शक्कर ज़्यादा डालनी है, कब दूध कम करना है, कब दूध बढ़ाना है, अदरक कब ऐड करनी है। यानी यू हैव टू फिगर आउट द वेज इन विच हर व्यक्ति को ये लगे कि ये क्लास उसकी क्लास है। वीक बच्चों को ये ना लगे कि ये सर तो सिर्फ स्ट्रॉन्ग बच्चों की सुनते रहते हैं। स्ट्रॉन्ग बच्चों को ये ना लगे कि यार हमारी क्लास में जो पेस है ना वो बहुत स्लो है, क्योंकि सर ना वीक बच्चों को ही समझाते रह जाते हैं, एक एक कंसेप्ट 4 बार समझाया जाता है, हमें तो एक बार में समझ में आ गया। अरे आ गया तो उन्हीं को बुलाओ और उन्हीं से समझाओ। बोले वेरी गुड, किस किस को आ गया? सर हम आ गए। 4 ही लोगों का हाथ ऊपर है, बहुत बढ़िया यार, इन 4 लोगों को आ गया, 4 लोगों के लिए तालियां हो जाए, बहुत बढ़िया, आपने अप्रिशिएट किया। अब उन 4 लोगों से एक एक करके बुलाया मैंने, चलो भाई अब ये समझाएंगे। वेरी गुड, समझाया। अब वहीं पर बोले बहुत बढ़िया, तुमने ये 4 बातें बहुत अच्छी बताई, पर मयंक ये एक बात थी, ये एक बात को इस तरीके से नहीं ऐसे लिखना है। आ रहा है समझ में आप लोगों को? और वहीं पर आपने उन लोगों से दोबारा पूछ लिया, वो कंसेप्ट फिर से समझा दिया गया। उसको क्या लगा, मैं फिर सीख कर आया तो मुझे मेरा फायदा मिला, मेरी अपॉर्चुनिटी मुझे मिली। वीक बच्चों को वो कंसेप्ट दोबारा समझ में आ गया। आपने तीसरे बच्चे को बुलाया, मैंने अच्छा चलो भाई अब ये वाली बात ये बताएगा। हाँ भाई रेडी? हाँ सर। श्योर? बहुत बढ़िया। हाँ सर। मैंने वेरी गुड, आ जाओ। अब वो बच्चा कर रहा है। यानी दिस हैज टू बी ऑल प्लेफुल। 4 स्ट्रॉन्ग बच्चे हैं, 2-2 बच्चे मैंने उनको अलॉट कर दिए, मेंटोर मेंटी प्रोग्राम चालू कर दिया क्लास में। मैंने देख भाई तू होमवर्क करके लाएगा, इसमें तो मुझे डाउट ही नहीं। सूरज उगे ना उगे टाइम पे मुझे पता है कि तू कल होमवर्क करके लाएगा। तेरी जिम्मेदारी तेरा होमवर्क नहीं है। तुझे सिर्फ एम्प्लॉय नहीं बनना, तुझे मैनेजर बनना है, तुझे सीनियर मैनेजर बनना है। बनना है कि नहीं बनना है? हाँ सर बनना है ना। तो वेरी गुड, ये तेरे 2 एम्प्लॉयज़ हैं, इनसे काम करके दिखा। अब अगर ये दोनों लोग कल होमवर्क करके ले आए
तब मैं मानूंगा कि तेरे में दम है, राइट? वो चैलेंज एक अंदर आ जाता है तो ईगो, कई बार ईगो हेल्प कर जाता है। यहाँ पर अगर ईगो को चैलेंज दिया जाता है, ईगो हेल्प कब करेगा? जब उसे उठाओगे। ईगो हेल्प नहीं कर रहा, आपका अप्रोच हेल्प कर रहा है। ईगो तब दिक्कत देगा जब आप उसे दबाओगे। मैं यहीं पे बोल दूं तो कौन सी बड़ी बात है भाई, तुम स्मार्ट हो तो तुम्हें आ गया, तो आदमी क्या बोलेगा, अच्छा। अब ही विल जस्ट ट्राई टू फिगर आउट अ वे जहां पर वो अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर तुम्हें नहीं चल पाए। हमें ईगो, अगर आप बोलते हो ईगो का फायदा, तो ईगो का फायदा क्या है? अपलिफ्ट करने में। तो अपलिफ्ट तो हमें वैसे भी सबको करना है यार। एक टीचर अगर अपलिफ्ट नहीं कर सकता तो वो कर क्या रहा है क्लास में, मुझे तो ये बताओ। तुम नहीं पढ़ा रहे हो, मैं फिर भी एक्सेप्ट कर लूंगा, पर अगर तुम अपने बच्चों का मोरल नहीं बढ़ा पाए, कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ा पाए, अगर तुम्हारा बच्चा तुम्हें देखकर स्माइल नहीं कर रहा, अगर तुम पब्लिक में मिल लिए, वो तुमसे मिलने नहीं आ रहा, तुम्हारे पैर नहीं छू रहा, आप तुमको देखकर अरे सर कैसे, सर काफ़ी टाइम हो गया सर आपसे मिलना था सर, ये नहीं कर रहा, तो मतलब लानत है। फिर तो ठीक है, फिर तो पेशा है, तो पेशा तो सबका है, फिर तो एक नौकरी बन के रह जाएगी, बस फिर तो जॉब है वो तुम्हारी। फिर ठीक है, मतलब अगर तुम वही 7-8-10,000-15,000 रुपए के लिए काम कर रहे हो तो ठीक है, फिर तो मैं तुमसे बात भी नहीं कर रहा भाई। जब हम बात करते हैं कि टीचर्स आर नेशन बिल्डर्स, तो हम इन टीचर्स की बात थोड़ी करते हैं। और मैं ये भी नहीं बोल रहा कि सब ऐसे हैं, कोई भी मतलब कोई ये वीडियो देखे तो वो ये भी ना सोचे कि मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि सभी टीचर ऐसा करते हैं। नहीं भैया, वही केसर वानी सर, वही आलोक दवे सर, वही अमर सर, और ऐसे 50 नाम मैं ले सकता हूँ जो एक्सेप्शनल टीचर्स हैं, और मैं कोशिश करूंगा उन्हें मैं अपने शो में लेकर आऊँ, क्योंकि मेरे लिए बहुत मैटर करता है। क्योंकि जब मैंने 100 ऐसे टीचर्स देखे जिन्हें कुछ पता नहीं था क्लास में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, और जब मैंने ऐसे 4 टीचर्स देखे तो मेरा भी दिमाग खराब हुआ। मैंने बोला बनूंगा तो ऐसा बनूंगा, वरना नहीं बनूंगा। सो दैट्स हाउ आई फिगर्ड इट आउट। कहते भी है ना कि टीचर एक ऐसा शख्स होता है जिसकी गोद में सृजन भी खेलता है और प्रलय भी खेलता है। वो दोनों चीजें संभालता है। बिल्कुल। और उसकी जिम्मेदारी कि वो किसे संभालना चाहता है, किसे आगे बढ़ाना चाहता है, और उसे दोनों को संभालना है। हाँ, उसकी जिम्मेदारी ये नहीं कि किसे संभालना है, उसकी जिम्मेदारी है दोनों को संभालना है, और दोनों को बखूबी संभालना है। टीचर का काम ही संभालना है। टीचर का काम करना तो है ही नहीं। अगर टीचर को ही लगता है वो डूअर है तो दुनिया का सबसे बेवकूफ आदमी। टीचर इनेबलर होता है, डूअर नहीं होता। डूअर तो बच्चे, आपने भी कहा था थोड़ी देर पहले कि वो एम्पलीफायर भी होता है और सिंपलीफायर भी होता है। एग्जैक्टली। तो अब वो कुछ भी कर नहीं रहा है, ही इज जस्ट मेकिंग श्योर कि थिंग्स आर हैपनिंग। द राइट वर्ड फॉर अ टीचर इज फैसिलिटेटर। क्या है? फैसिलिटेटर। मेरी भी जुबान अटक गई, देखो। फैसिलिटेट करना है हमें। हम अगर ये सोच रहे हैं मैं पढ़ा सकता हूँ, तो हमसे मूर्ख कोई नहीं। हम पढ़ा नहीं सकते, हम चीज़ों को आसान कर सकते हैं, फैसिलिटेट कर सकते हैं। हम अपनी क्लास का जो एक वाइब है वो ऐसा बना सकते हैं कि बच्चे बैठना चाहें। हम एक कल्चर बिल्ड करते हैं, एक ऐसा कल्चर जहाँ पर बच्चों का मजाक नहीं उड़ाया जाता, जहाँ पर बच्चों को डिमीन नहीं कराया जाता। एक ऐसा कल्चर जहाँ पर पीछे वाला भी जो बच्चा है ना, वो यूँ सुन रहा है कि सर मेरे से पूछना ले यार। इसीलिए नहीं कि अगर पूछ लिया तो फिर खड़ा कर देंगे, इसीलिए कि यार फिर मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, सर डिसअपॉइंट होंगे यार। तो ये एक अप्रोच हमें लेकर आना है। सो आई थिंक यहाँ पर हमें एक आइडिया तो मिल गया कि किस तरह से बच्चों को नीड होती है टीचर्स की, और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज और क्या चीज़ें होती हैं जो टीचर्स के अंदर पनपना चाहिए, उनमें और आगे बढ़ना चाहिए उनकी आदतों को। एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका क्या विजन है सोसाइटी को लेकर। बीइंग अ ट्रेनर आप हज़ारों लोगों को संभालते हैं, ये बिल्कुल वैसा हो गया कि एक किसान एक अपने खेत को संभालता है। अब खेत में जो फसल उगेगी उसका जिम्मेदार किसान होगा, वो अच्छी उगेगी या नहीं उगेगी, वो वैसा उसको ट्रीटमेंट दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो ऐसा लगता है मुझे कि एक आपके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो क्या विजन है आपका इतने सारे लोगों को संभालते हुए? किस तरह का विजन है आपका लोगों के लिए? देखो, ये किसान वाला एग्जांपल जब आप दोगे ना, तो वो फसल इसीलिए भी उसकी है कि वो फसल कटने पे सारा पैसा उसी को मिलेगा। टीचर के साथ ऐसा नहीं होता। ओके जी, है ना? तो टीचर ना बच्चों को अपनी फसल समझता नहीं है। वो उस बंधुआ मजदूर की तरह होता है जो उस खेत पे काम कर रहा है, जिसको उतना ही मिलना है जितना उसको मिलना है, चाहे वो 4 बार पानी डाले, चाहे 3 बार पानी डाले, चाहे 2 बार पानी डाले। तो हमें ये समझना है, हम बंधुआ मजदूर तो नहीं बन रहे, हम वो दिहाड़ी वाले मजदूर तो नहीं बन रहे जिसको यूं बोलकर आया है कि भैया फसल काटनी है तो बिना ये देखे कि वो मैं सही तरीके से काट रहा हूँ, गलत तरीके से काट रहा हूँ, उससे फसल को नुकसान हो रहा है नहीं हो रहा, ये देखने के बजाय वो सिर्फ किस पे ध्यान देगा, मेरा काम फसल काटना है, 6 बजे तक मुझे सारी फसल काटनी है। आपको ये समझना पड़ेगा वो खेत भी आपका है। मैं इसको हमेशा इस तरीके से देखता हूँ कि मुझे काफ़ी सारे ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ आते रहते हैं। मैं एक फ्रीलांसर हूँ, बहुत सारे ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ मुझे आते हैं और मुझे इस बात की बहुत खुशी भी है कि आई एम वेरी हैप्पी विद वॉट एवर आई एम डूइंग। मेरा करियर बहुत अच्छा चल रहा है, टच वुड। बट इसके पीछे मेरा एक अप्रोच है।
एक सेल्फिश अप्रोच। मैं एक बात जानता हूँ कि ये सारे लोग जिनको मैं इंटरव्यू की तैयारी कराता हूँ, ये आज नहीं तो कल किसी कंपनी में जाएंगे। मैं ट्रेनिंग का एक ऐसा बेंचमार्क सेट कर देना चाहता हूँ उनके दिमाग में कि मेरे पहले और मेरे बाद के जितने भी ट्रेनर्स आए वो कभी भी उस बेंचमार्क को टच ना कर पाए। अब ये 50 स्टूडेंट्स जब कॉर्पोरेट में जाएंगे 5 साल 10 साल 15 साल बाद ये लोग इस पोजीशंस पर पहुंचेंगे, और हर कोई नहीं पहुंचेगा, पर मुझे ये नहीं पता इनमें से कौन पहुंचेगा। मुझे ही पता है कि मेरे 100 बच्चों में से सिर्फ 10 बच्चे ही टॉप पे पहुंचेंगे, पर ये नहीं पता वो 10 बच्चे कौन से होंगे। तो मैं हर बच्चे को इसी तरीके से ट्रीट करता हूँ कि ये टॉप पे पहुंचेगा। अब ये लोग जब टॉप पे पहुंचेंगे ना, जब ये लोग डिसीजन मेकर्स बनेंगे, जब ये लोग कंपनीज में एचआर बनेंगे, सेल्स हेड करेंगे, मार्केटिंग हेड करेंगे, और जब इन्हें कभी भी अपने प्रोसेस में एक ट्रेनर की ज़रूरत होगी, जो पहला व्यक्ति इनके दिमाग में आएगा वो मैं हूँगा। राइट? तो अब यानी आज से 10 साल बाद के काम की टेंशन नहीं करनी मुझे, आज के काम की करनी है। तो अब अगर मैं ये समझ जाऊं कि ये बीज जो मैं बो रहा हूँ इसके फल भी मैं ही खाऊंगा, तो मैं बीज को इस तरीके से बोऊंगा और वही बीज बोऊंगा जिसके फल मैं खाना चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ किराए से रह रहा हूँ तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता ये दीवार गंदी है या साफ़ है, मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि पंखा खुला रह गया या नहीं खुला रह गया। पर अगर ये मेरा ही घर है तो आई विल मेक श्योर कि हर चीज़ यहाँ साफ़ हो, हर चीज़ यहाँ संभली हो। तो जब वो मेरे ही स्टूडेंट्स हैं, जब मैं ही उनका रोल मॉडल हूँ, मतलब मुझे सबसे ज़्यादा चिढ़ इस बात पे आती थी, मैं जब ब्रिटिश पे था ना तो अक्सर एक एक्टिविटी कराता था अपनी क्लास हो जाने के 1 महीने बाद, और मैं पूछता था हु इज़ योर फेवरेट टीचर, तो 80% स्टूडेंट्स मेरा नाम लेते थे, वो 20% नहीं लेते थे। और ये मुझे बहुत चुभती थी, ये खलिश मेरे अंदर आज भी है कि ऐसा मैंने क्या गलत किया उन 20% लोगों के साथ कि मैं उनका फेवरेट टीचर नहीं हूँ। अब सवाल ये नहीं है कि मुझे बनना ही है, सवाल है ये अप्रोच मुझे हमेशा इस बात के लिए अवेयर रखेगा कि मुझसे गलती से भी कोई ऐसा काम ना हो, कोई ऐसी बात ना मैं बोलूँ जिससे मेरे बच्चे का मोरल डाउन हो। क्योंकि अगर मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं किसी का फेवरेट बन सकता हूँ या नहीं बन सकता, तो मैं क्या बनना पसंद करूँगा? फेवरेट। ऑब्वियसली हर कोई यही चाहेगा। तो फिर तुम जिसको पढ़ा चुके हो उस बच्चे के फेवरेट टीचर तुम क्यों नहीं हो? ये सवाल तो ऐसा सवाल है, तुम्हें रात में नींद नहीं आनी चाहिए। तो ये विजन है मेरा जब मैं ट्रेनिंग करता हूँ। मेरा विजन है कि जब मैं ट्रेनिंग करूँ तो हर बच्चा यूं देखे, अरे यार ये गलती हो गई मेरे से। यानी मैं चाहता हूँ वो पास्ट में रिफ्लेक्ट करे चीज़ों को। मैं जो एग्जाम्पल्स दूँ वो महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, विवेकानंद के ना हो, और वो यूं हो कि ये लोग महान थे, पर ये एग्जाम्पल इन तक सीमित ना रह पाए क्योंकि कोई डायरेक्ट कनेक्ट बिल्ड नहीं है। पर जब मैं अपनी ही सोसाइटी में आजकल के लोगों की बात करता हूँ, तो जब मैं बताता हूँ मैं कैसा इंसान नहीं बनना और मैं केआरके का एग्जाम्पल लेता हूँ, जब मैं बात करता हूँ कि मैं किसी से पूछता हूँ कि तुम क्या बनना चाहते हो, तो अभी मुझे याद है 2 महीने पहले मैं कोई बैच ले रहा था, उसमें एक लड़की थी, मैं बोला व्हाट इज़ योर ड्रीम? बोले सर आई वांट टू बिकम फेमस। वेरी गुड, बट हाउ, क्या करके? बोले सर ये मैटर नहीं करता, मुझे तो बस फेमस होना है। अच्छा, ठीक है, मैंने फेमस तो राखी सावंत भी है और ऐश्वर्या राय भी। बोले सर ऐश्वर्या राय। मैंने नहीं, ये तो मेरा सवाल था। Exactly. मैंने अगर तुम्हें फेमस ही होना है तो फेमस तो एसआर के भी और केआर के भी, फेमस तो दीपक कलाल भी। सवाल है तुम बनना क्या चाहते हो? तो ये अगर सवाल एक टीचर पूछे अपने बच्चों से, तो हमें नहीं लगता कि हम एक बेहतर खेत तैयार करेंगे बेहतर इंसानों की, एक ऐसे लोगों की जो सोच सकें, समझ सकें कि सिर्फ हमें ये मैटर नहीं कर रहा कि हम फेमस हो, ये मैटर कर रहा है हम कैसे फेमस बने, हम क्या सोसाइटी में प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। मैं जब भी इंटरव्यूज़ की तैयारी कराता हूँ मैं हमेशा बोलता हूँ कि दुनिया का कोई भी जॉब इज़ अबाउट सॉल्विंग अ सर्टेन प्रॉब्लम, और तुम लाइफ में उतने ही सक्सेसफुल बनोगे या उतने ही आगे जाओगे जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे या जितनी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे। मार्क ज़करबर्ग दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है, बट ही सॉल्व्ड अ प्रॉब्लम। हम सबके पास वक्त था पर हमें ही नहीं पता था काटे कैसे, तो ही केम अप विद अ सॉल्यूशन कि टाइम पास कैसे करें, एंड ही गॉट गुड एट इट। और उसने धीरे 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 जितने भी टाइम पास करने के जरिए थे सब खरीद लिए। अब दुनिया का सारा टाइम पास उसके थ्रू हो रहा है, तो सारा पैसा उसके पास जा रहा है। Amazon also thought the same thing.
एप्पल ऑल्सो थॉट द सेम थिंग इन अ डिफरेंट वे, अप्रोच थोड़ा थोड़ा अलग था, वो आगे जब हम और डिटेल में बात करेंगे तो बताऊंगा। पर हर प्रॉब्लम क्या है दुनिया में एक सॉल्यूशन मांगती है, और हर इन्वेंटर और हर एंटरप्रेन्योर उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है। तो जॉब वाला व्यक्ति ये ना सोचे कि मैं तो एंटरप्रेन्योर नहीं हूँ तो मुझे क्या मतलब है, मैं तो सिर्फ अपना काम करूँगा। हाँ, पर तुम्हारा काम या तुम्हारा जॉब इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ अ प्रॉब्लम दैट वाज बीइंग सॉल्व्ड, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दौरान जो प्रॉब्लम आ रही थी इसलिए तुम्हें वो नौकरी पे रखा। जैसे जब ये कॉलेज खुला जिसमें मैं ट्रेनिंग लेने जाता हूँ, तो दे वर ट्राइंग टू प्रोवाइड प्लेसमेंट्स, they were trying to make people more employable, they were trying to educate people, और उस दौरान जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ रही थी उसके लिए टीचर्स आए, उसके लिए मेरे जैसे ट्रेनर्स आए, उसके लिए एक चपरासी आया, उसके लिए झाड़ू लगाने वाला आया, उसके लिए सिक्योरिटी गार्ड आया। यानी अगर एक व्यक्ति का विजन ये नहीं होता कि मुझे लाइफ की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो ये हजारों छोटी छोटी प्रॉब्लम्स नहीं आती। आमतौर पर जब आप ट्रेनिंग देते हैं तो किस तरह की प्रॉब्लम्स मेजरली लोगों में होती हैं? एज इन जब आप ट्रेनिंग लेते हैं लोगों की, सो बहुत सारी ऐसी कॉमन चीज़ें होंगी जो आपने लोगों में ऑब्जर्व की होगी कि यही प्रॉब्लम बहुत सारे लोग फेस करते हैं और उससे कोप अप नहीं कर पाते। एज लाइक फॉर अ स्टूडेंट और फॉर ट्रेनी जो कोई कॉर्पोरेट में जाना चाहता है या वो कोई अच्छा कॉलेज चूज करना चाहता है, वो कॉम्पिटिटिव की तैयारी करना चाहता है, तो कुछ ऐसी कॉमन प्रॉब्लम्स क्या आपने ऑब्जर्व की कि जो हर कोई व्यक्ति फेस करता है? लाइक प्रॉब्लम, आई डोंट सी अ प्रॉब्लम। जो चैलेंजेस मैं फेस करता हूँ उन चैलेंजेस में से एक सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि बच्चा ये नहीं समझ पा रहा कि जो मैं उसे सिखा रहा हूँ उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ओके, दैट्स अ बिग क्वेश्चन। दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मतलब अगर एक व्यक्ति ये जानता है ये उसके लिए इम्पोर्टेंट है और उसे पता है उसे ये नहीं आता, और उसे ये भी पता है कि अगर ये उसको आ गया तो उसकी लाइफ ईजी हो जाएगी, सिंपल हो जाएगी, उसका सक्सेस आसान हो जाएगा, तो कौन पागल आदमी जो नहीं सीखना चाह रहा? तो टीचर फोकस इस पे करने के बजाय कि मैं ये सिखा दूँ, इस पे फोकस अगर कर ले। मेरे जब आपने बोला ना प्रॉब्लम, तो मुझे इसीलिए आइडेंटिफाई करने में टाइम लग गया। मैंने क्यों? बिकॉज आई डोंट लुक एट प्रॉब्लम्स एज प्रॉब्लम्स। ये प्रॉब्लम नहीं है ना मेरे लिए। बच्चा सुन नहीं रहा, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है ना। मैं कुछ ऐसी बात बोल ही नहीं पा रहा कि वो मुझे सुने, ये प्रॉब्लम है मेरी। तो देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विद मी एज अ टीचर rather than saying कि एज अ स्टूडेंट लोगों में क्या प्रॉब्लम है। आप जैसे देखो ना, आजकल के बच्चों की सर यही समस्या है, वो टीचर्स की रिस्पेक्ट ही नहीं करते। सर आजकल के बच्चों के साथ ये समस्या है, ये सीखना ही नहीं चाह रहा। अरे तो क्या बेवकूफ़ हैं ये? और बेवकूफ़ी है तो फिर तुम भी कोई दूसरे काम ढूंढ लो, पान की दुकान खोल लो तुम, क्योंकि सिगरेट तो हर कोई पीना चाह रहा है, क्योंकि चाय की दुकान खोल लो, चाय तो हर कोई पीना चाह रहा है, फिर तो तुम भी घुमटी लगाओ। टीचर होने के नाते तुम्हारा काम यही तो है कि तुम हर उस व्यक्ति को सिखा दो जो तुम्हारी क्लास में बैठा है। तो आई डोंट लुक एट स्टूडेंट्स एज प्रॉब्लम्स। दे हैव सर्टेन प्रॉब्लम्स इन देयर लाइफ। वो उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो उनकी इमोशनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो उनकी लाइफ के सर्टेन सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं। पर एज अ टीचर मैं उन चीज़ों में नहीं घुसता कभी भी जो मैं सॉल्व नहीं कर सकता। rather I try to understand what I can do for them in order for them to understand कि ये चीज़ें कर ली जाएं। तो मेरा भी यही मानना है कि मैं अगर बच्चे को ये बता दूं कि सुन, मैं यहाँ पर इसीलिए आया हूँ कि आई कैन मेक यू मोर एम्प्लॉयबल, आई कैन जनरेट यू अ जॉब, एंड इफ यू गेट दिस जॉब यू विल बिकम अ बेटर फादर, you will become a better friend, you will become a better son. Do you want to become a better son? Do you want to become a better father? Exactly. Do you want to give your children a better education? Right? Obviously, आप अपनी गर्लफ्रेंड को एक अच्छी जगह डेट पे ले जाना चाहते हैं, then get this job and I will teach you how to get this job. So now it's him versus his problems and I am with him. Exactly. Rather than he's like he versus me. And here the problem is solved क्योंकि वो उसके इनर इच्छा कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है ना। मैं ये बोल ही नहीं रहा सुन, वो ये बोल ही नहीं रहा नहीं सुनना। बात सिंपल सी हो रही है, तेरे लाइफ में गोल्स हैं? हाँ सर हैं। क्या गोल्स हैं? सर ना मेरे को एक बंदी पटानी है। बहुत बढ़िया, कैसे पटेगी? सर आप बताओ ना सर। देख, कॉन्फिडेंस की कमी है तेरे अंदर, कॉन्फिडेंस बढ़ा यार। अच्छा देख, तेरे को ये नहीं पता ना क्या बातें करनी, ये समझ ले क्या बातें करनी। पैसे नहीं ना तेरे पास, ये समझ